ये जगह है, इसमें बहुत बदबू है, अब इसके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठना है, तो पहले बदबू को ठीक किया जाए, फिर इस साथ में तालमेल बैठेगा। Not the given circumstances. Given circumstances naturally is a order. Because of interference of some person with illusion, he has made it disorder. So we have to change disorder into order. Then only we can have a harmony. No, no. Existence itself is in order. So let us see if it is disorder, it is our competence to convert into order. So बी रोम दारू पीने वाले के साथ में दारू पीना ये हार्मनी नहीं है, है ना। हाँ, यदि रोम को हम व्यवस्था कह रहे हैं फिर ठीक है, फिर ठीक है, हाँ। लेकिन अभी रोम का मतलब ऐसा नहीं है बी, हाँ वो भी रोम का मतलब जैसा वहाँ जाके लोग करते हैं फिर वैसा हम भी करने लगे। मेरा ख्याल है ये फोर्स्ड एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है। हाँ। सराउंडिंग एंड सिचुएशंस should suit to or should be fitting to one's own aspirations. Everyone's. तो ये डेफिनेशन यूनिवर्सल है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा है। सराउंडिंग एंड सिचुएशन शुड बी फिटिंग टू वंस ओन एस्पिरेशंस। चलिए इस पे, हाँ, व्यवस्था। अभी आपने उदाहरण दिया कि यहाँ पर बदबू है तो मैं सुखी नहीं हो पाता हूँ, वो बदबू को हटाइए तब आपको सुख मिलेगा। उसका मतलब मुझे अगर सुख मिलना है तो आजू बाजू की परिस्थिति अगर गलत है तो कदापि मुझे सुख नहीं मिलेगा, वो डिपेंडेंट है। मेरा सुख आजू बाजू के परिस्थिति पे अवलंबन है या डिपेंडेंट है। इसलिए एक सूत्र है, सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है ना। व्यवस्था में व्यवस्था, आगे इस पे और बात करेंगे। तो एक तो ये समझ में आ जाता है, जैसे यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं। कैसा लगा? ठहर जाइए, ठहर जाइए, अभी आधा सेंटेंस हुआ है। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। If I am a person with solution, then problem is not a problem for me, it's an opportunity for me. Problems are simply the reflection of you not having the solutions. So problems are not outside, they are very much within you, in the form of illusion, in the form of not having the solution. Samadhan means the perennial solution, seeing the existence as it is. So we have to find out samadhan. Yes. So we have to be with, so human being is a solution producing factory. Because I am incapable. Huh? Because I am incapable. Incapability is nothing but not seeing the reality as it is, and I have seen as it is, but I am incapable to have it. after seeing it as it is, there remains capability, capability and capability. देखने के बाद वैसा होता नहीं। अब नहीं देखने के पहले सारी कल्पनाएं हैं। हमारी कल्पनाएं कैसी हैं? देखिए, बच्चों के शिविर होते हैं इस तरह के बहुत सारे। हमारा जो प्रश्न है वो कैसे रहते हैं? बिना समझदारी एक शब्द है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं, तो हमको लगता है ये तुम्हारा सुना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या क्वेश्चन करते हैं, ये कलेक्टर होने के बाद गाड़ी मिलेगी ना? हमारे क्वेश्चन ऐसे हैं। उसके पास वो अधिकार है कि वो चाहे सारे शहर की गाड़ियों को बुक कर ले, है ना। तो हमारा बहुत सारा प्रश्न ऐसा है कि उस स्थिति को पाए बिना, पहुंचे बिना हम यहां से उसकी कल्पना करके क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो मेरा फिर एक रिक्वेस्ट है, जांचने के काम को और गहरा किया जाए। हाँ जी, मेरे सोचना बीच में बेल बजी थी।
हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं फिर से, आप क्या कुछ कह रही हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। यही मेरी समस्या है। आगे तो समाधान वाली बात है। एक व्यक्ति अपने हिसाब से समाधान निकाल रहा है। वो समाधान नहीं है, वो सब टोटके हैं, वो सब एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट। समस्या भी तब तक है जब तक कि व्यवस्था नहीं है। एक बार ये पूरा कर दूं? हाँ जी प्लीज, हिंदी में पहले। हम समस्याओं से पीड़ित नहीं हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पाना है। देख पाने की क्षमता मानव में निहित है, इनबिल्ट है। समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है उसको वैसे ही देख पाना है, वैसे ही समझ पाना है। हाँ, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तब। है ना? समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है, आपने लिखा है, आपने जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पाना है। देखने की क्षमता मानव में निहित है। एवरीवन इज विद अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, इमेजिनेशन, है ना? एवरीवन इज विद दैट एंड वी हैव इनेट कैपेबिलिटी टू सी द थिंग्स। जांचना, जांचना, आपके भीतर से आवाज आती है, हाँ ये है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस में आप उसमें समाधान का अर्थ लगता है हमको, समाधान न होना हमारी पीड़ा। इसमें जो पीड़ा है, पीड़ा। तो और ये सेंटेंस में जो समाधान का अर्थ है और आगे वाले सेंटेंस में जो समाधान का अर्थ है वो बहुत अलग लगता है। कि समाधान का अर्थ जो चीज जैसी है वो देखना है। ये समाधान, पीड़ा का समाधान कैसे हो सकता है? हाँ जी, जो चीज जैसी है यदि वैसा मैं देख पाता हूं तो मेरे लिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होने से वो प्रॉब्लम मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है। यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। नहीं कि हर चीज, एक बार मुझे मेरे को लगता है कि आपको प्रशांत संजय पूरा बोलने देंगे ना बोलिए, तो बोलिए। मैं interfere बोलिए, कर- बोलिए। वो है ना इंटरफियर करना। बोलिए, बोलिए। संजय जी माइक प्लीज। मुझे कहने का मतलब ये था कि जब हम बोलते हैं कि मुझे कोई समस्या दिखती है, अब जो दिखती है समस्या दिखती है, कोई भी लो, समझो एक गार्बेज की समस्या है, कोई भी हो, आप बोलते यही मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो गार्बेज की समस्या जब मुझे दिखती है तो आप बोल रहे हो कि उसका समाधान न होना इसीलिए मेरे को समस्या है। अब जब मैं जो जैसी है वैसे देखूं कि गार्बेज क्यों पैदा हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उससे समाधान निकल आए। उसके लिए एक टेक्निकल ज्ञान की जरूरत होती है। वो शायद वो लाना मेरे क्षमता के बाहर हो। हाँ, मेरे पास नहीं होगा, किसी और के पास होगा, उसे शेयर करना जरूरी नहीं है कि नहीं, क्योंकि अभी देखो, हम बम्बई की ही बात करें, जरा थोड़ी रियलिस्टिक बात करें, बम्बई की ही बात करें। बम्बई में 10 स्क्वायर किलोमीटर जगह में करोड़ों लोग रहते हैं। तो वो मैं देखूं तो भी मेरे हिसाब से कितना भी कोई टेक्नोलॉजिकल फाइट करे, कितनी भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाए, वो 10 स्क्वायर किलोमीटर में 10 करोड़ लोग शांति से रह पाना इम्पॉसिबल है। कितना भी आप रियलिटी से उसको देखो, तो मतलब रियलिटी तो हमारी में क्वेश्चन ये पूरा खड़ा हो बोल गया कि दीजिए। शहर अपने आप में एक रियलिटी है कि नहीं? नहीं तो है कि नहीं, ऐसे नहीं है, तो है। तो जो है उससे सॉल्यूशन नहीं आप निकलता थोड़ा है। सा मेरा नहीं। कंक्लूजन यही है कि केवल जो है वैसा देखने से सॉल्यूशन मिलने का गारंटी चलो, नहीं है। थोड़ा सा इसमें गैप है, थोड़ा सा इसमें गैप, और बहुत सही क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। देखिए, जब हम कह रहे हैं कि जो चीज जैसी है, ये जैसी है में एक मीनिंग है, ये है में एक मीनिंग है। जैसी है मीन्स इट इज एग्जिस्टेंशियल। जो चीज जैसी है, मानव जैसा है, चारों अवस्थाएं जैसी हैं। मानव जैसा है, मानव कैसा है, ये बिना समझे हमने शहर बसाया,
ये बिना समझे हमने अपने जॉब और बाकी चीज़ों को बनाया, ये बिना समझे हमने बहुत सारी टेक्निक्स जिसमें कि हो सकता है कुछ गलतियां हो रही हैं वो हमने पैदा किया। आदमी खुद को समझना और जैसी इसकी समझ या मान्यता है वैसा ही दूसरी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करना। तो यदि मानव के खुद के समझने में कोई गैप है तो वो सारा गैप रिफ्लेक्ट होगा, और हम अव्यवस्था के धरातल पे खड़े होके और फिर हम कहें कि सॉल्यूशन क्या है, यदि वो धरातल ही गलत है तो एक बार धरातल को ही ठीक करना पड़ेगा, यहां तक बात जाएगी, है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने देखा, है ना। अब ये मैं सोचता हूं काफी बात हो गई। हाँ जी सर, कुछ कह माइक आपके आजू बाजू होगा। मेरे को लगता है ब्रेक की जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज whenever we perceive some problem, problem can be multifaceted. There may be different facets for a problem, and when we try to find out the solution, it is always on the experimental basis. Some solution happens to be short term or long term sustainable. It may be short term sustainable, may be long term sustainable. Over a period of time, our thinking, methodology, experimentation and application changes. According to change, we find new solution. So our earlier solution become outdated. What we call technology, so-called technology, technology itself is dynamic. It's not static. So जो हम बोल रहे हैं यहाँ कि जो solution है वो solution permanent नहीं है. अभी as he said, see, let me complete. As he said, city itself is a problem. It is agreed. But if it is a reality, it is to be accepted. And we cannot wipe out all cities. ठीक है, हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो सॉल्यूशन का भी झलक पूरा आया ही नहीं है, है ना। अभी हम केवल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो एक बार सॉल्यूशन, एक बार समाधान क्या चीज़ है, अभी केवल शब्द हमारे सामने आया है। एक बार जैसे जैसे वो पूरा आते जाएगा तो हो सकता है हम काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कोई उपदेश आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी एज इट इज़। क्या करना है ये अपने भीतर से निकल के आएगा, है ना। यहाँ से कोई उपदेश नहीं दिया जाएगा कि ऐसा करना है वैसा करना है ना। तो मेरे को लगता है तो आधे मिनट में बात कहूँ, बहुत देर से मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी, कहिए। ये जो परिभाषा एक दार्शनिक धरातल पे है और जो डिस्कशन हुआ है समस्याओं के बारे में वो भौतिक धरातल पे है। नहीं, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल व्यवहारिक धरातल पे है। नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ प्लीज सुनिए। यहाँ मेरा ख्याल है कि गार्बेज जैसी समस्याओं की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि एक मानव के बीच में जो समस्या होती है, जो इधर गार्बेज है, नहीं उसकी नहीं मानव के बीच की समस्या की अगर बात करें तो मूल रूप से प्रत्येक मनुष्य अच्छा है। अगर मैं समझूं कि ये मनुष्य बहुत अच्छा है बेसिकली, और ये समझे कि बेसिकली मैं एक अच्छा इंसान हूं, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। तो जो जैसा है उसको वैसा देखना समस्याओं का हल है। तो इस ढंग से मैं सोच रहा हूं उस चीज के। ठीक, नमस्कार। स्थान जहां भी हम रह रहे हो, यदि उसमें संगीत है, व्यवस्था है, हारमोनी है, तो ऐसा जीना हमें स्वीकार होता है। वो स्वीकार होना, उस स्वीकार के भाव में जीना सुख है। अगर जिस स्थिति परिस्थिति व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, यदि उससे तालमेल बिगड़ता है, वो हारमोनी बिगड़ती है, वो व्यवस्था बिगड़ता है, तो उसमें हमको जीना स्वीकार नहीं होता है। उस जो गड़बड़ी है, जो तालमेल बिगड़ा है, उसमें जीना स्वीकार नहीं होता है। उस अस्वीकृति के भाव में जीना दुख है फिर, क्योंकि हमको स्वीकार नहीं हो रहा है, हमको जीना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ दुख है। हाँ, इस अब समाधान आता है। प्रश्न उस कैसे तालमेल बने, उसके लिए जो वर्ड है समाधान। समाधान का जब हम कह रहे थे कि गार्बेज या फैक्ट्री, बेसिकली वहाँ है का मतलब है कि जो एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है, जो एग्जिस्टेंस में है, वैसा देख पाना, वैसा देखना भी वर्ड ठीक नहीं, वैसा समझ पाना। तो वो जो एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर है ना, उसको समझने की बात की जा रही है। अगर हम उसको वैसा देख पाते हैं, वैसा समझ पाते हैं, देखने का मतलब समझना ही है, वैसा समझ पाते हैं, तब वो हम कह रहे हैं उस स्टेज को समाधानित हुए।
और जब समाधान होता है तो प्रॉब्लम का भी पता चलता है। समाधान के लाइट में ही प्रॉब्लम हम ट्रेस आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 3 वर्ड पे मुझे कहना था। अभी और कुछ पूछना है? नहीं, यदि किसी के पास समाधान है तो उनके लिए हम सबकी शुभकामनाएं, उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ जी, बहुत सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं कि सुख की डेफिनेशन के बारे। देखिए, एक बात और बहुत क्लियर हो जाए, यदि कोई भी बात दर्शन का मतलब अभी तक कुछ सोचने की मामला, कुछ अनुभूति का मामला, ऐसा कुछ हमारा अभी तक एक वो है। यहाँ दर्शन का शुद्ध मतलब जीने का स्वरूप है ना, है ना। यहाँ दर्शन का मतलब जीने का स्वरूप है, और यदि कोई बात जीने में नहीं आ सकती है तो वो कचरे की पेटी के लायक है। कोई बोझा ढोने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा बोझा ढोने का हमारा पुराना आदत है ना। कुछ नहीं ढोना है, सबको उतार के साइड में रखा जाए। जीने के काम आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है साइड किया जाए। तो यहाँ जब हम फिलॉसफी ये कह के, ऐसे ये हम नहीं कह सकते, यहाँ एक एक शब्द जो कहा जा रहा है वो व्यवहार में आने वाली चीज़ है, वो जीने में आने वाली चीज़ है, वो जीने के लिए कुछ कहा जा रहा है ना। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक। एक जगह मैं शिविर लेने गया तो वहाँ एक सज्जन थे, मुख्य लोगों में से थे। उन्होंने कहा कि आप भौतिकवाद पे बोलेंगे कि अध्यात्मवाद पे बोलेंगे, है ना। तो मेरे को भी तुरंत एक स्पॉन्टेनियस आंसर निकला, व्यवहारवाद पे बोलेंगे। अब ये उनका सुना हुआ नहीं था। तो कुल मिला के हम जीने की बात करेंगे। हमारी सारी चर्चा, सारी अनुभूति, सारा विचार जीने के लिए है, जीने के लिए है। तो अब हम बात कर रहे थे कि जिस चीज़ को हम विलिंगली स्वीकार कर पाते हैं वो चीज़ हमको सुखदायी लगती है। फिर हमने बात की कि हमारी स्वीकृति या अस्वीकृति कहाँ पे है। यदि हम किसी चीज़, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, है ना, स्थान परिस्थिति से का कुल मिला के यदि वो व्यवस्था है तो ही हमको स्वीकार होता है ना। तो यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात नहीं कही जा रही है, एडजस्टमेंट्स करने की बात नहीं कही जा रही है। व्यवस्था हमको समझ में आता है, यदि व्यवस्था नहीं है तो ये भी पहचान में आता है। अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलने के लिए क्या पुरुषार्थ करना होगा, वो एक आदमी के द्वारा हो सकता है, अनेक के द्वारा हो सकता है, पूरी धरती उसमें शामिल हो सकती है ना। लेकिन अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल के ही हम तालमेल बिठा पाते हैं। अव्यवस्था के साथ में तालमेल बिठाना नहीं होता है, अव्यवस्था की पीड़ा ही हमको होती है। इसको और कहें कि ये तालमेल कहाँ हो पाता है, जब उसका जो अंग अवयव है, अंग अवयव में तालमेल है तो हमारा स्वीकृति हो पाता है। अंग अवयव में तालमेल है तो इसका नाम व्यवस्था है। अंग अवयव मीन्स, जैसे ये फैन है, फैन के कुछ पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के अंदर और पार्ट्स हैं। तो अंग मीन्स एक यूनिट, और उसके जो छोटे पार्ट्स जिनसे मिलके वो अंग बना है उसको अवयव कहा। हाँ, यूनिट एंड कंपोनेंट्स, यूनिट एंड कंपोनेंट्स, है ना। So if units and components are in proper order, then only that particular unit is going to perform its purpose. अब यदि हम बात करें जैसे आदमी का शरीर, आदमी के शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अवयव हैं। यदि ये सब कुछ हार्मनी में नहीं है तो हम क्या बोलते हैं?
शरीर में अव्यवस्था है, डिसऑर्डर है। आदमी के भीतर उसकी इच्छा, उसके विचार, उसका वर्क एंड बिहेवियर, यदि इसमें एक हार्मनी है, कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? सुकून है, शांति है, सुख है। यदि कन्फ्लिक्ट है ना, तो डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है ना। और इसी तरह से एक परिवार को हम व्यवस्था कब कहेंगे? यदि परिवार के लोगों में आपस में परफेक्ट हार्मनी होगा। तो अभी का परिवार परिवार है या एक छत के नीचे रहने वाले कुछ लोगों का समूह है ना, समूह है। अभी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? अव्यवस्था। वर्तमान धर्म और संप्रदाय अव्यवस्था। ठीक, जा चलिए अभी आपकी बात को मान लेते हैं, अव्यवस्था है। ठीक, इस तरह से अब इस अव्यवस्था के धरातल पे खड़े होके हम किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम को हैंडल करना सोचेंगे तो ये मुश्किल है ना। फिर वो धरातल ही, तब बात समझ में आती है कि यहां तक जितना है ये इटसेल्फ इज इन ऑर्डर। मानव के पास दो वरदान है, दो वर्च्यूज हैं। क्या? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, the freedom of imagination and the freedom of work or behavior। कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता। This is how human is different from other three stages। So कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को सही दिशा में, है ना, प्रकृति में व्यवस्था को समझकर व्यवस्था के अनुरूप इन्वेस्ट किया जाए तो हम हार्मनी को पहचानते हैं। ऐसा समझदारी के साथ फिर हमारा परिवार अलग तरह का होगा, ये अलग तरह का होगा। अभी हम इस लेवल पे जब व्यवस्था की शहर में कचरा देखते हैं तो कचरा इधर नहीं है। जैसे एक सामान्य सी बात है, हम बोलते हैं आवारा पशु, सुना है? शहर की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आवारा पशु। ये पशु आवारा हुए हैं कि आदमी आवारा हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, रूट में जाना होगा भाई। ये पशु तो जंगल से चल के आया नहीं था, मेरा दूध निकाल लो। पशु आया क्या? आदमी पकड़ के लाया, और जब वो दूध नहीं देता हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो आदमी आवारा हुआ कि पशु आवारा हुआ? पक्का? अब इसमें बिल्कुल दो मामला नहीं है, एक ही मामला है ना। हाँ, माने ये जो हम गोल मोल करते हैं ना, इसमें निकलता कुछ नहीं है, जिंदगी कट जाती है। एक बात। दूसरी बात, अब ये कचरा जो गार्बेज है, ये गार्बेज वहां पे है कि इधर में है? किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे टेक्निकल प्रोजेक्ट है, चाहे एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सब जगह यदि प्रोजेक्ट फेलियर है, भी फैमिली भी एक प्रोजेक्ट है ऐसा मान लीजिए, यदि ये कहीं भी प्रोजेक्ट फेलियर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफ देयर ईगो प्रॉब्लम, है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें। किसी भी प्रोजेक्ट में ह्यूमन कंपोनेंट को अपन एड्रेस करते ही नहीं है। एक प्रोजेक्ट चलाना है, उसमें प्रकृति का इतना बड़ा साधन संसाधन इन्वॉल्व, करोर्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट होना है ना, इतने सारे टैलेंटेड लोगों का श्रम उसमें इन्वॉल्व होना है। वो प्रोजेक्ट असफल होता है तो उसका बड़ा कारण है कि हमारी आपसी ईगो टकराती हैं। उस ईगो को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये आपस में हार्मनी से काम करेंगे किसी पर्पस के लिए, ऐसा कोई हमारा उसमें कॉलम ही नहीं है।
पैसा कहाँ से आएगा, कौन कौन काम करेंगे, 5 साल में इतना पैसा खर्च होना चाहिए, ऐसा हम कुछ बना देते हैं। तो वी नीड टू एड्रेस ह्यूमन बीइंग, है ना। वो कब होगा, इफ ह्यूमन मैटर्ड। ह्यूमन हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है ना, हमारे लिए पैसा मैटर। आदमी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करके पैसा कैसे कमाना है। सो मनी इज ए बिगर थिंग फॉर अस, ह्यूमन बीइंग इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग मनी। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन इज नॉट ए रिसोर्स। आदमी रिसोर्स नहीं है। आदमी जो नेचुरल रिसोर्स है उसका सदुपयोग करने के लिए आदमी की क्षमता को विकसित किया जाए, इसका ये एजुकेशन है। सोम जी, अगर फैमिली में आप यूनिटी हार्मनी चाहते हो तो बीइंग फैमिली मेंबर्स व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन? अपन उसकी कल परसों में चर्चा करेंगे, उधर ही जा रहे हैं। चलिए, कुल मिला के सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। जब व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो प्रकृति सहज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये मैन मेड व्यवस्था की बात बिल्कुल नहीं। वो व्यवस्था है नहीं, वो अव्यवस्था है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अव्यवस्था को व्यवस्था मान के चर्चा करते हैं। इसको जांचिए। 700 करोड़ आदमी के लिए सुखी होने का केवल एक ही तरीका है, व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। मीन्स आदमी का होना एक प्रकृति सहज घटना है, ठीक है। और हमको ये भी समझ में आता है कि पूरी प्रकृति का डिजाइन, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था एज ए होल में उसका पार्टिसिपेशन, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। मानव के भीतर भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति, समझने की प्रवृत्ति। कब तक गलती करता है ना। इसलिए एक सूत्र है, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। सो देयर इज नो एस्केप रूट। नहीं, मैं समझ तो पा रहा हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। क्योंकि हमारी एक ही आशा की किरण है कि आदमी समझ जाएगा तो गलती नहीं करेगा। आदमी जब भी गलती करता है हम क्या बोलते हैं, भाई ठीक से ध्यान दो, है ना, ठीक से ध्यान दो, है ना, ठीक से समझो भाई। हमारी एक ही आशा की किरण है कि समझने के बाद गलती नहीं होती है। बाय द वे हम मान ले कि समझने के बाद भी गलती होती है, फिर कैसा होगा? हर मानव गलतियों से मुक्त होना चाहता है कि नहीं? क्योंकि हर गलती का परिणाम दुख है, ये उसके भीतर इनबिल्ट है। जब भी हमसे कोई गलती होती है, किसी को पता चले ना चले, हमको तो पता चलता है। और यदि पता चलता है, अपने भीतर ही एक अच्छा नहीं लगने की स्थिति हमारे खुद के भीतर बनती है, कोई दूसरा हमसे कुछ नहीं कहता है। हर व्यक्ति गलतियों से मुक्त होना चाहता है। एक आशा की किरण है कि समझने के बाद हम गलतियों से मुक्त होते हैं, और जिस चीज को एक बार समझ लेते हैं उस बारे में गलती नहीं करते। जैसे हमारे साधन भट्टाचार्य हैं, वो एक बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। जब से एक बार समझ में आया है कि ठोस चीज को ठोस चीज पे रखते हैं, ये समझ में आ गया हम सबको, है ना। क्या इसके बाद किसी ने ये गलती की कि पेन को हवा में रख क्या हो और मैं तो यहीं रख के गया था, मिल नहीं रहा है? ऐसा गलती किया इसके बाद कभी?
क्योंकि हमको पता है कि ठोस चीज़ को ठोस चीज़ पे रखते हैं। उसके बाद कभी हमने ठोस चीज़ को हवा में नहीं रखा है, ये गलती हमने कभी नहीं की है। तो एक बार क्लियर हो गया कि 2 + 2 4 है, उसके बाद कभी दोबारा गलत नहीं होता है। तो समझ कोई बड़ी चीज़ है। रूटीन में हम जिसको समझ कह रहे थे वो क्या चीज़ है? वो कंडीशनिंग है, वो बिलीफ्स है, वो मान्यताएं हैं, है ना। कई बार सही भी हो सकती है पर हमारी अपनी पूंजी अभी नहीं है, वो हमारा अपना रियलाइज्ड नहीं है। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि सुख का मतलब है व्यवस्था को समझना। तो मानव अपने आप में एक व्यवस्था है। तो मानव क्या चीज है एग्जिस्टेंशियली, क्या मैं इसको समझता हूं? सारी जिंदगी विश्वास सम्मान बोलते बोलते निकल गया, ना हम किसी के हो सके ना किसी को अपना बना सके। उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारे संबंध फीके पड़ रहे हैं, हम अकेले होते जा रहे हैं, हमारे दोस्तों की संख्या घटती जा रही है, जो अपने थे वो भी छूटते जा रहे हैं। ये क्या बताता है? ये घटना क्या बताती है? दिनों दिन हमारा उत्साह, जवानी रहती है तो बहुत कुछ बदल डालेंगे, है ना, बहुत कुछ कर डालेंगे। मैं भी एक ऐसा ही था। जब जॉब छोड़ के मैदान में उतरा तो मुझको लगता था कि मैं बहुत कुछ कर डालूंगा। हर दिन, हर महीने, हर साल समस्याओं का साइज बढ़ता गया, मेरा साइज घटता गया। और किसी पॉइंट पे आके कुछ नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही चलेगा। क्योंकि यदि आदमी हैंडल नहीं होता है, हमारा खुद का भीतर का चीज़ हैंडल नहीं होता है और उसका एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म हमको अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारे साथ के लोगों के साथ हम कोई बात नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे 40-45 तक आते आते हम अपने आप को वाइंड अप करना शुरू करते हैं। तो धरती के अच्छे लोगों के साथ ये घटना घटी। ये वो लोग थे जिन्होंने कुछ करने का सोचा, कुछ करने की हिम्मत की। ऐसे लोगों के साथ ये घटना घटना, ये पूरी धरती के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। क्योंकि वो लोग जो अभी कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे, उनको छोड़ दीजिए, वो बच्चे हैं। लेकिन जो कुछ लोग जो बड़े हुए हैं, वो यदि अपने बड़प्पन को भी वाइंड अप करना शुरू करेंगे तो इनका क्या उत्साह की स्थिति बनेगी। बोलेंगे देखो उसने हिम्मत किया था, देखो उसका हालत कैसा है ना। ना वो बीवी, इधर घर वाले नाराज, ना संसार मिला ना माया, क्या बोलते हैं, माया मिली ना राम, है ना। कम से कम किसी को माया तो मिल गई, तो लगता है वही ठीक था, है ना। तो जब तक मेरे पास समाधान नहीं है ना, मेरे खुद के भीतर, तो मैं स्वयं में, कोई मेरी माने। अब मुझको इस बात की दिक्कत नहीं है आप मेरी मानोगे कि नहीं मानोगे। मैं जो कह रहा हूं उसको आप स्वीकार करोगे कि नहीं स्वीकार करोगे, इस बात का बहुत झंझट नहीं है। क्योंकि जब मुझको पता है कि 2 + 2 4 होता है, फिर दूसरे के मानने या नहीं मानने से मेरा कॉन्फिडेंस हिलता है क्या? आज नहीं मानेगा कल मानेगा, और नहीं मान के जीना तो शुभकामनाएं, किसको दिक्कत है ना। तो हमारा कॉन्फिडेंस कब हिलता है, हमारा विश्वास कब हिलता है, हम कब परेशान होते हैं? जब हम जिस बात को कह रहे हैं या जीना चाह रहे हैं उसके बारे में खुद का हमारा कोई स्थिति नहीं है, या हमारी खुद की उसके बारे में कोई स्थिति नहीं है, तब हमारा कॉन्फिडेंस हिलता है। तब हम, मानव स्वयं में एक व्यवस्था है ना। ये एक बार मानव क्या चीज है, मानव क्यों है, क्या है, कैसा है, ये समझ में आने के बाद मानव समझ में आता है। मानव समझ में आता है तो परिवार का बिल्डिंग ब्लॉक मानव है, समाज का बिल्डिंग ब्लॉक परिवार है, और सारा व्यवस्था मानव परिवार और समाज के सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए है। तब एक व्यवस्था की बात हम सोच पाते हैं। कल्पनाओं से व्यवस्था नहीं निकलती है। अभी तक हमारी अधिकांश चीजें कल्पना से निकलती हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कल्पना से हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को समझना कल्पना के ऊपर की फैकल्टी है, जो कि कल्पना से नहीं खुलता है। तो अभी अस्तित्व जैसा है, एक परमाणु जैसा है, वो अपने आप में एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था क्यों है? एक एटम के भीतर घूमने वाले पार्टिकल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक एटम के एक पार्टिकल के साथ, एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल के साथ मिलके एटम के रूप में ऑर्गेनाइज होने की टेंडेंसी कहाँ से आती है? क्यों वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है? दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल के रूप में क्यों फॉर्म हो जाते हैं, है ना।
ये धरती, ये पूरा सौर मंडल, ये अपने आप में एक व्यवस्था, इतना प्रिसाइज मामला है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है। जिस तरह से एक परमाणु अकेला नहीं रहता है, वो दूसरे परमाणु के साथ एक पार्टिकल अकेला नहीं रहता है। मिनिमम जो एटम है वो 2 पार्टिकल्स का है, 2 पार्टिकल मिलकर एक व्यवस्था बना लेते हैं। ऐसे आदमी भी अकेला नहीं रहता, किसी दूसरे को ढूंढता ही रहता है। किसी एक के साथ मिलकर मिनिमम व्यवस्था, उससे बड़ी व्यवस्था, और पूरे संसार में आदमी फैलना ही चाहता है। तो जब हम कह रहे हैं कि व्यवस्था है, व्यवस्था बनाना है कि व्यवस्था है ही, व्यवस्था है ही, व्यवस्था है ही केवल, और व्यवस्था को पहचानने वाले की पहचानने की क्षमता किसके पास है? मानव के पास। तो मानव की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को कहाँ इन्वेस्ट करना है? व्यवस्था को समझने के लिए, है ना। तो मानव की कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन इज एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन, सीइंग द रियलिटी एज इट इज। बढ़िया। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है मानव में व्यवस्था से लेके, परिवार से लेके, ये वाला जो पूरा सब कुछ ठीक हो, कोई कचरा ना हो, कोई कचरा ना हो। तो इधर कचरा नहीं होगा तो बाहर कचरा नहीं आएगा, है ना। हमारे सारे प्रोजेक्ट कैसे बन रहे हैं? ये कचरा आ गया है, अब इसको कैसे, इसके लिए एक और प्रोजेक्ट। जहां रूट कॉज है उस कचरे का, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है ना। ये कचरा को फैलाने वाले लोग बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद। वो एक रक्त बीज की कहानी सुनी थी। एक राक्षस था, उसको मारते थे तो उसका खून निकलता था, एक एक बूंद जहां गिरती थी वहीं से एक राक्षस फिर पैदा होता था। कितनों को मारने से बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, है ना। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम रक्त बीज का राक्षस का एग्जाम्पल है। हम रोज हजारों राक्षस पैदा करते हैं जिनको हमने सेट कर दिया है, पैसा ही सब कुछ है, दूसरे का गला काटो, कुछ भी करो, यही विकास है ना। अब वो दौड़ रहा है आंख बंद करके, और वो पोटेंशियल आदमी है। वो जिधर भी दौड़ेगा, अच्छाई की तरफ दौड़ेगा तो अच्छाई को खड़ा कर देगा, है ना। नहीं बिना समझे दौड़ेगा। स्पीड का अपना इंपॉर्टेंस है। बैलगाड़ी का एक्सीडेंट भी होगा तो उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं है। हाँ जी, सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। What you are talking is a macro management situation, which is absolutely correct. I don't think there's any doubts in it. But फिर से रिपीट कर दें। there are two aspects to this issue: a macro management and micro management. Macro management, what you have said, absolutely there is no doubt. I think nobody can question that. But मानव की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, both at the individual level and a small organization or a group level, is being used for micromanagement. Now there can be asantulan between these various individuals and small groups or small organizations, and that could be creating the total macro imbalance. Right. Therefore, the job for a individual or small groups is how to channelize the energies of these individuals and small groups to keep the larger picture in view, so that they work towards the goal of harmony in the macro picture rather than at the individual level. That is what the purpose of education is. Right. 20 years, and those years where he has full receptivity
to what is coming. No other work to do. 20 years. That is what we intend to do, all of us. Hanji, please, mic. आपने एक स्टेटमेंट किया कि सुख व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना. What I understand from the word व्यवस्था is a nature's organization. So if it is a natural order, nature itself is a system made up of enormous subsystems. And there are number of things we have not so far understood from the nature. Abhi, see, there are certain things we have so far not understood in spite of our techno-scientific knowledge. For example, if it is an animal instinct, एक गाय है और दूसरा उसका बछड़ा है, तो बछड़ा गाय के पास कैसा आता है, ये इसके बारे में अब हमने अभी तक सोचा ही नहीं है, because that is a separate system, it exists. We have not understood, that's why we deny perhaps. For example, scientifically there are number of things we have not understood so far. So इसके बारे में आप, because ultimately in that system we have to survive. So how would you like to comment? The basic assumption that we made is the universe is also in the order, right? That means if we take the planets, sun, moon, their revolution, everything is perfectly order. That is the assumption that we have. Assumption or it's a reality? Or is it a reality? It's a reality. There is no disorder in the movements and relative movements of planets. Sometimes slow, sometimes it's not there. If there is a disorder, then every day will be a Diwali day. Okay. Yes. Minute disorder will cause a very big disaster. But what is the difference in the temperature? There was something people are saying that, you know, the planet, the Earth planet, now the temperature is, because there is some layer, what we call ozone layer, depletion is there, and then global warming. Is it because of the disorder that is existing in the universe, or is it because of the Suresh Gai sir abhi tell raha hai, is it because of the micro level problem that we are facing here is reflecting that global warming? Is that what you are trying to right now? जैसे मैं समझी हूँ, ऐसे आपने जो पदार्थ और मानव व्यवस्था अवस्था का चित्र स्पष्ट किया है, it is created by basically God. ईश्वर द्वारा निर्मित, इट इज अभी देखिए, अभी थोड़ा सा अपन कहें कि है, अभी ईश्वर गॉड को अपन नहीं जानते हैं ना, तो अपन कहें ये व्यवस्था आपसे जाती हूँ कि ये बोर्ड पे लगाया है और इट इज फॉर बोर्ड पे नहीं है, वैसे भी है, इट इज यूनिवर्सल, वो आपने लगाया, इट इज फॉर मी, राइट. अभी वो व्यवस्था का संतुलन है मेरे लिए, ये राउंड, ये जो लक्ष्मण रेखा बनाई गई है, या विचारों की मेरे लिए जो लक्ष्मण रेखा बनाई गई है, या तो मेरे जीने के लिए मैंने मेरे लिए जो लक्ष्मण रेखा मैंने मेरे लिए जो बनाई है, मुझे वही क्राइट एरिया में सोचने का है. मैं थोड़ा कम समझ पाया आपने जो कहा. जो अवस्था एंड व्यवस्था मेरे माइंड से मुझे सेट होती है, हाँ, वही तबक्के और वही लेवल पे मुझे जाना है. जवाब आप दे दो, फिर दूसरा सवाल, नहीं तो वो फिर कोई भी सवाल का हमको ठीक से जवाब नहीं मिलेगा. उन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब हो जाए, फिर दूसरा सवाल पूछे, तो इनकी बात वो समझने के लिए अच्छा होगा हमारे लिए. हाँ जी, तो जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से चलते हैं. हाँ जी, चलो. तो हमने चर्चा किया, सुख की बात को लेके हमने चर्चा किया. चलो यहाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं. दुख क्या है? अस्वीकृति के भाव में जीना. वेरी सिंपल. अस्वीकृति के भाव में जीना बनता नहीं है, इसलिए वो दुख है. जीना स्वीकृति में ही बनता है.
अब कुल मिला के क्यों जीना है? निरंतर सुख की तलाश। सुख क्या चीज है? स्वीकृति के भाव में जीना। स्वीकृति बराबर सुख। स्वीकृति सुख कितना चाहिए? इसलिए स्वीकृति कितना हो? मैथमेटिकली इक्वेट कर लिए। स्वीकृति कहाँ पे है? व्यवस्था में। और व्यवस्था की निरंतरता है ही, इट इज एग्जिस्टेंशियल, है ना। तो अब हमको इतना ही समझ में आता है कि सभी जगह व्यवस्था को समझना है। कहाँ कहाँ समझना है? मानव में व्यवस्था को समझना हाँ वो है नहीं, इसलिए अब मैं उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे को डांट दिया तो इसलिए मैं आगे बढ़ गया। So there is no Lakshman Rekha as far as Kalpanashilta and Karma Swatantata is concerned. The whole existence is mine and I am a part and parcel of whole of the existence. So there is no Lakshman. Lakshman Rekha is conditioning. हाँ। मानव में व्यवस्था को समझना, परिवार में व्यवस्था को समझना और जीना, समाज में व्यवस्था को समझना और जीना, सुख के लिए कुल मिला के करना क्या है, उसमें आपका आंसर निकलेगा, इस उम्मीद से चल रहा हूं। प्रकृति में देखिए, जब प्रकृति में व्यवस्था को समझना और जीना, लिख लीजिए। ठीक। जब हम मानव की परिवार की बात करते हैं तो मानव उसमें समाहित है, समाज की बात करते हैं समाहित है। जब प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति का मतलब है पूर्णता के अर्थ में कृति। एवरी यूनिट इन इटसेल्फ इज कंप्लीट। हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। हर इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। एवरी यूनिट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। ऐसा कैसे बोलते हैं? क्योंकि इट हैज ए डेफिनेट कंडक्ट। एक्सेप्ट अ ह्यूमन बीइंग विद illusion, each and every unit has a definite conduct, and a person with a right and every human being wants to live with definite conduct or indefinite conduct, है ना। आदमी भी निश्चित आचरण के साथ ही जीना चाहता है और समझ से उसका आचरण निश्चित होता है ना। एक पागल आदमी का और एक ठीक ठाक आदमी में, अभी हम लोग अपने आप को ठीक ठाक मानते हैं, हमारे और पागल आदमी में और हम में क्या फर्क है? एक पागल आदमी किसको बोलते हैं? वन हु इज विद इनडेफिनेट कंडक्ट। एंड व्हाट अबाउट आवरसेल्व्स? है ना। थोड़ा सा इतना ही फर्क है कि हमारे भीतर एक फिल्टर है, किसके सामने क्या बोलना है हम तय कर लेते हैं। यदि वो फिल्टर टूट जाए और जो अंदर चल रहा है वही बाहर हम कहने लगें, कल्चरल प्रोग्राम जैसे, है ना। अरे दिन में क्या था, ये क्या हो गया?
थैंक यू सुरेश जी। ठीक है, मैं सोचता हूँ काफ़ी एक छोटी सी सभा है, काफ़ी एक आत्मीय सभा है ना, ऐसा कुछ छोटा मोटा चलता रहेगा तो मन लगा रहे। तो जो सुरेश जी कह रहे हैं उसमें 2 लाइन कह दूं तो आपकी इजाजत हो तो। अच्छा लगना और अच्छा होना, क्या फर्क है दोनों में? अच्छा लगना और अच्छा होना, बस रात और दिन में अभी इतना ही फर्क है, जो रात को चलता है और दिन में चलता है। एक्टिव पैसिव तो थोड़ा सा मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लगना इज टेम्परेरी, ही इज वेरी करेक्ट, एंड अच्छा होना इज परमानेंट। एंड अच्छा होना में अच्छा लगना होता ही है, अच्छा लगना अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, ए दोस्त, when we say prakriti, samaj is a part of prakriti, and prakriti is jad prakriti and chaitanya prakriti, है ना? So it is inbuilt. So whatever else is there other than prakriti, we say it अस्तित्व। तो प्रकृति या अस्तित्व में जो भी व्यवस्था है उसको समझना और जीना। ये प्रकृति मीन्स प्लेस, यूनिट्स, जड़ और अजड़ वाला चैतन्य। ह्यूमन बीइंग इज ए चैतन्य प्रकृति एंड अदर देन ह्यूमन बीइंग इज ए जड़ प्रकृति। चलिए अभी और डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, तो मानव में व्यवस्था, हाँ, इफ एक तो यूनिट्स हैं, यूनिट्स के अलावा और भी कुछ जो भी कुछ है, जैसे हम कहते हैं कि कोई ईश्वर नाम की चीज़ है, कोई देवी देवता भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ है, वो है कि नहीं है उसको जांचेंगे। यदि उसके अलावा भी कुछ और है तो उसको कंसिडर करेंगे। वट एवर एग्जिस्ट दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो हाँ, हो सकता है वो प्रकृति ना हो, यूनिट ना हो, यूनिट से अलग कोई चीज हो, ऐसा। तो वट एवर इज देयर है। The basic understanding, the sun is only a stationary object, but the rest of the things are moving. So how can they be jad then? How? Moving doesn't mean jad or chaitanya. No, living are. ठीक है, उससे जड़ चैतन्य से कोई मतलब नहीं। हाँ जी, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा चलता हूँ। हाँ, चैतन्य, व्हेन वी से चैतन्य मीन्स सोचना, समझना, सुखी होना, दुखी होना, एक्सपीरियंस करना, संकल्प कर। हाँ जी, तो मानव में व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, इसको एक नाम दिए समाधान। यदि मानव समाधान से संपन्न है ना, तो उसके समाधान पूर्वक जीने का प्रमाण परिवार में समृद्धि पूर्वक जीने से। द मैनिफेस्टेशन ऑफ समाधान इन फैमिली इज समृद्धि। And the manifestation of family living with samadhan and samriddhi, of course there is going to be abhay in the society. Abhay means fearlessness. फिर वो समृद्ध है।
समृद्ध है। तो समृद्धि का मतलब महीने का 10,000 है कि 15 करोड़ है, उससे लेन देन नहीं है। समृद्धि का मतलब है इट इज़ योर असेसमेंट दैट आई हैव मोर देन माई नीड्स, दैट्स इट। यस। और यदि पूरी प्रकृति के साथ समाधान का जो मैनिफेस्टेशन है वो सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस है ना, तो इस तरह से समाधान समृद्धि समाज में अब है और प्रकृति में सारी यूनिट्स में को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व है ना। समृद्धि का रिजल्ट मानव में सुख, समाधान समृद्धि का रिजल्ट परिवार में सुख शांति, अभय का रिजल्ट समाज में संतोष और सह अस्तित्व से हर मानव के आनंदित रहने की व्यवस्था। This is how micro and macro works together. Micro is sthiti and macro is gati. The manifestation of micro is macro. So, जो सुरेश जी बात कह रहे थे, है ना? So this is the basic purpose of education system and family system, so that everyone gets his kalpanashilta and karam swatantrata properly channelized, so as to understand the reality in the existence, he himself and the whole of existence as it is, है ना? In turn recognizing the relation with each and every unit, what is there existentially, and living according to is the harmony, and the result of harmony is happiness. कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव, सारी कल्पनाशीलता, सारा तर्क, सारी चर्चा कुल मिला के रियलाइज होने तक है, उस पॉइंट तक पहुंचने तक है हर मानव की मूल चाहत निरंतर सुख, और हर मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व पूर्ण पूर्वक जीना, ये हर मानव के सुखी होने का तरीका है। देयर इज नो अदर वे। हर मानव की मूल चाहत एक, उसके लिए समझ एक, है ना, उस समझ का मैनिफेस्टेशन उसमें खुद में सुख के रूप में, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी के रूप में, फियरलेसनेस इन सोसाइटी, समाज में व्यवस्था होती है, तब हर सही इच्छा के पूरा होने की संभावना हो जाती है। आप कुछ अपने कमेंट्स लिखना चाहें लिख लें, मैं 2 मिनट चुप होता हूँ। हाँ जी। समझना है, जो व्यवस्था है प्रकृति की,
निसर्ग की जो अवस्था समझनी है, व्यवस्था समझनी है, तो पहला निसर्ग समझना पड़ेगा, उसके जो कंपोनेंट्स है वो समझने पड़ेंगे. आवर नॉलेज एज पर प्रेजेंट टेक्नो साइंटिफिक एडवांसमेंट इज येट इनकम्प्लीट रिगार्डिंग नेचर. तो हम उसकी व्यवस्था समझ नहीं पाएंगे, व्यवस्था समझ नहीं पाएंगे तो उसका आचरण नहीं कर पाएंगे, और आचरण नहीं कर पाएंगे इसलिए हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो हम खड़े करते जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रकृति का जो अध्ययन अब है वो इनकम्प्लीट है. Exactly. वो कंप्लीट कैसा होगा और कब होगा? एकदम सटीक. तो अभी अपने को अगले 4 दिन इन 4 चैप्टर्स पे बात करनी है. नहीं, अब आप क्लियर कर दिया. आपके क्वेश्चंस कहाँ लोकेट होते हैं, है ना. अब आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो प्रकृति के बारे कुछ कह रहे हो. तो अब हम सिस्टमेटिकली चलेंगे कि आदमी ही परिवार को समझने वाला है, आदमी ही समाज को और प्रकृति को समझने वाला है. खुद को समझे बिना कोई चीज़ को समझना संभव नहीं है. तो मानव को समझना आज का हमारा पहला चैप्टर होगा. मानव में व्यवस्था को समझना, जीना. फिर एक चैप्टर होगा परिवार में व्यवस्था को समझना और जीना. फिर एक चैप्टर समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझना और जीना. Because when I am asking you this question, in front of mind there are certain words. First is welfare state, the role of man in welfare state, the system and the order. Right. है ना. I have a very tiny question to ask. Yeah. Does this philosophy you are propounding has the teleological concept? That is teleological concept. Teleological. That is प्रयोजन. प्रयोजन. हाँ, whether प्रयोजन is there. प्रकृति का प्रयोजन है या मानव का प्रयोजन. मानव का तो आपने बताया. That man has some objective. Howsoever unclear it may be, hazy it may be to me, but man has some what do you call objective to live through. अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है. So I want to now, another question flows from my previous question, that is what is the purpose of the whole universe? I'm sure you are including this question within that first question, which you have given us 2 fundamental questions. So most likely we'll go very deep regarding all these questions in Prakriti itself. Prakriti and existence. We'll talk about roots. Yeah, definitely. अभी जो आपने स्टेटमेंट किया उसका पहले भी वही स्टेटमेंट किया था. हर इकाई, that is every unit is standard. And do you mean complete in the nature? Except human being, every unit is complete, and human has the tendency towards completeness, and he has the potential, means the unlimited potential of understanding the things. He is towards completeness. Now, if every unit is complete, then perhaps association will not take place. For example, if sodium is complete, chlorine is complete, then no sodium chloride. Because every unit is complete, every unit is integrated. That is more a standard statement. What I feel, you can comment on it. I think there are people to comment on. Yes. कि हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में इसका मतलब है कि एवरी यूनिट हैज़ गॉट इट्स ओन स्टैंडर्ड एज सच, बट इट्स कंप्लीटनेस नॉट इन द सेंस दैट its existence has got nothing to do with others' existence. Their coexistence will make it complete to lead to that level. हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है. इसको इलेबोरेट करते हैं तो हर इकाई स्वयं में उपयोगी है और दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. उपयोगिता पूरकता के अर्थ में समस्त इकाइयां हैं. उपयोगिता पूरकता सिद्धांत काम करता है. उपयोगिता पूरकता. इंग्लिश हिंदी प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा है? क्लियर? उपयोगिता पूरकता. None of us have seen, but then why would
dinosaurs be extinct, at that time there were probably not many human beings, there was not so much of destruction. Yeah, but then उपयोगिता पूरकता के अर्थ में जो भी इकाई नहीं होगी उसकी आवश्यकता यदि प्रकृति में नहीं होगी, किसी कड़ी में उसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता पूरी हो गई, इसलिए अब उसका रोल खत्म हो गया। इन सारी बातों को हम काफ़ी डिटेल में प्रकृति की व्यवस्था में करेंगे, काफ़ी डिटेल में करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए रूट कॉज में एक बार जाएंगे। हाँ जी, हाँ, तो एक लाइन कह सकते हैं यहाँ पे, अस्तित्व में संपूर्ण घटनाक्रम विकास क्रम विकास के अर्थ में है। इट इज टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हाँ, सो वट एवर इज हैपनिंग, इट इज टुवर्ड्स कंप्लीटनेस, एनरिचिंग। यदि मानव अपनी उपयोगिता को इस धरती पे सिद्ध नहीं कर पाएगा, मानव यदि बाकी तीनों अवस्थाओं के साथ में अपनी पूरकता को नहीं पहचान पाएगा, मानव यदि मानव के साथ में अपनी उपयोगिता को नहीं पहचान पाएगा, तो बिल्कुल स्पष्ट संभावना है कि मानव इस धरती पे नहीं रहेगा। और मानव का प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से, है ना, यदि सबसे पहले खत्म होने वाली चीज है तो वो मानव होगी। हाँ जी, प्लीज। Somji, I think one thing which is operating, conditioning in the background of everyone's mind is the chaos theory, na? Ki everything is chaos. That is the very much a scientific way of looking. The Big Bang theory, वगैरह, sorry. And I think उससे ना सारा कुछ originate हो रहा है, ना? In that chaos there is some order. हाँ. Basically, the assumption is everything is chaos, and there are few pockets of harmony in it. Na? I feel that is what you are challenging, basically. Yes. तो it's very clear. अस्तित्व स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये सारा chaos आदमी की lack of understanding है। So chaos is not outside the human being, it is within human being. ठीक है, सत्य प्रकाश जी की बात को कहा जाए तो यूं भी कहा जा सकता है कि धरती के इतिहास में मानव के द्वारा किया गया सारा गलत और सही कार्य सुखी होने के लिए प्रयोग थे। फिर से एक बार, मानव का समस्त क्रियाकलाप सुखी होने के लिए होता है। आदमी कुछ भी करे, सपने में करे, सोते हुए करे, जगते करे, अच्छा करे, बुरा करे, सब कुछ सुखी होने के लिए समर्पित है। तो आज तक मानव ने जो भी कुछ अच्छा और बुरा किया इतिहास में, वो सुखी होने के लिए प्रयोग थे। मानव को सुख की निरंतरता चाहिए। जब तक सुख की निरंतरता उपलब्ध नहीं होगी, तब तक वो बहुत सारा प्रयोग करता ही रहेगा। और इन प्रयोग यदि समझ के आधार पर नहीं होंगे, तो वो क्योस की तरफ जाएंगे, दुखी होने की तरफ जाएंगे। प्रकृति में जो नियम है उसको समझकर, जो व्यवस्था है ही उसको समझकर प्रयोग की तरफ जाएंगे, तो प्रयोग प्रमाण में बदल जाएंगे और प्रमाण की निरंतरता होती है। मैं थोड़ा उपयोगिता पूरकता के बारे में बोलना चाहूँगा, या इवोल्यूशन के बारे में। अभी किसी ने डायनासोर्स की बात कही थी, तो जैसे ही वो उपयोगिता पूरकता को आगे बढ़ेगा और उसमें से आदमी का इवोल्यूशन हुआ, जैसे हम मानते हैं, समझो नहीं कि मतलब देयर वेयर से गोरिल्लाज वेयर देयर और चिंपांजीज वेयर देयर, उनका इवोल्यूशन हुआ और उसमें से एक अलग जाति का निर्माण हुआ, ये उपयोगिता पूरकता के आधार पर, और ये मानव जाति का निर्माण हुआ। हमको साइंस कहता है एटलीस्ट कि समझो 4 बिलियन साल पहले या 3 बिलियन साल पहले मानव नहीं था ये पृथ्वी के ऊपर, और ये जो पूरी प्राणी जात है उसमें से इवोल्यूशन होके
एक अलग जात निर्माण हुई जिसको हम आज मानव कहते हैं, तो शायद ये उपयोगिता पूरकता के हिसाब से ऐसा भी हो, आज जो मानव है उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी उपयोगिता पूरकता के आधार पर इवोल्यूशन हो गए, मे बी 1000 साल बाद या 10,000 साल बाद इसमें से एक नया जात का उत्पन्न होगा, और वो जब अपना एनालिसिस करेंगे तो सब प्राणी जात में मानव को भी डाल देंगे। जैसे हमने अभी समझो वानरों को, मतलब बंदरों को जैसे हमने प्राणी जात में डाला है, हो जाएगा और एक नई जात इसमें विकसित हो, तो जिसमें वो उपयोगिता, तो ऐसे भी हो सकता है कि हम एक इवोल्यूशन की कड़ी है और एक बेटर जात आने वाली है ये पृथ्वी के ऊपर। मैं संजय, हम खाली एक मिनट, मैं संजय जी की बात को सपोर्ट करते हुए इसमें 10,000 साल या 20,000 साल नहीं करेंगे, अगले 4 दिन में ये तय हो जाने वाला है। नहीं, मतलब मजाक की, और आप अपने मुंह से कहेंगे कि हो गया। नहीं, मजाक की बात छोड़िए। नहीं, मैं सीरियस हूँ। नहीं, तो वो हमारा भ्रम होगा नहीं, कि हम बाकी मानव से अलग है, मतलब अलग नहीं। सच में ये जो कल्पना शक्ति की क्षमता है, ये विचार, ये हम क्यों अलग, मेरा बोलने दीजिए। जो पूरे बाकी के प्राणी हैं, समझो चिंपांजीज है, गोरिल्लाज है, हाथी है, ये है, उससे हमको अलग मानते हैं हम, क्योंकि सच में हमारी कैपेसिटीज, हमारी क्षमता है उनसे अलग है, इसलिए हम आपको अलग गट में मानते हैं। तो 4 दिन में तो हमारे बाकी जो नहीं है यहाँ पर, उससे हमारी क्षमताएं अलग नहीं होने वाली है। मतलब मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कैपेसिटीज है वो मैं जो 10,000 साल की बात कर रहा हूँ, तो किस टाइप के सेंसेस, अभी ये जो विचार करने की क्षमता हमारी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है बाकी प्राणियों से, तो उसी ही टाइप का कोई स्किल ये ह्यूमन बीइंग्स में डेवलप हो जाए, जिससे कि वो एक अलग जात अपने को क्लियरली दिखा पाए। हाँ जी, इस टाइप से मैं बोल रहा था। देखिए, जात का मतलब इतना ही है कि अभी किसी भी पशु के आकार से उसका आचरण जुड़ा हुआ है ना। बकरी की शेप कैसी है, शेप को देखते ही उसका आचरण तय हो गया। शेर को देखने से शेर का आचरण तय हो गया। तो पशु पक्षियों में आकार से उनका आचरण जुड़ा हुआ है, डिफाइंड है। यू आर गेटिंग इट और नॉट, है ना? हाँ, ऑर्डर। लेकिन जब आदमी की बात करते हैं तो उसका आकार एक जैसा है और आचरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सबसे खतरनाक मामला ये है।